बाद शायद आप भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना डरने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और घबराता तो मैं किसी के नहीं हूं। जितनी ताकत इस्तेमाल करना है कीजिए मेरे खिलाफ, जितना मुझे प्रताड़ित कर सकते हैं कीजिए मुझे प्रताड़ित। मैं भी सर पर कफन बांध के निकला कि जब तक अपने नेता के सपनों को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। भाई मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों, पिछड़े समाज से आने वाले, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के लिए, जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। मेरे नेता ने जात पात धर्म मजहब से उठकर सबके लिए कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया। कौन सा ऐसा विभाग है जिस विभाग में जाकर उन्होंने हमारे प्रदेश के गरीब वंचित लोगों के लिए बिहार की कल्पना वो करते थे, और जिस बिहार की सोच के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। लगभग 5 दशक से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा उन्होंने समर्पित किए देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, समाज के लिए, ताकि हमारा प्रदेश बाकी देशों के बराबर, बाकी प्रदेशों के बराबर विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके। हमारे नेता ने दिन रात संघर्ष किया, पर यकीनन उनके कई सपने अधूरे रह गए, उनके कई कार्य अधूरे रह गए। उनका अंश होने के नाते, उनका खून होने के नाते, जहां एक तरफ ये जिम्मेदारी मुझ पर है कि मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करूं, वही ये जिम्मेदारी आप सब पर भी है। मेरे नेता की खूबी यही थी कि वो सबको अपने पुत्र समान, अपने भाई समान, अपने परिवार की तरह वो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को प्यार देते थे, और वही सम्मान उन्होंने जीवन भर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को देने का उन्होंने काम किया। तो आज न सिर्फ मैं उनका अंश हूं, बल्कि आप सब भी उन्हीं के अंश हैं। कई ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने राजनीतिक हुनर उनसे सीखे, जो उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उन्हीं की उंगली थाम कर संभवतः वो राजनीति में आए, और आज हम सब भी उन्हीं की उंगली थाम कर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के सोच, उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं कि हम सबको जात पात धर्म मजहब से उठकर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाई। हमारे प्रदेश की यकीनन ये विडंबना रही है, और यही कारण भी रहा है कि क्यों हमारा प्रदेश बनिस्बत बाकी राज्यों के विकास नहीं कर पाया। हमारा भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते प्रदेश बन गए, तो कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। क्या कारण है भैया कि हमारा प्रदेश बनिस्बत बाकी राज्यों के उस तरीके से विकास नहीं कर पाया। आज जब हम लोग दिल्ली बंबई जैसे राज्यों में जब विकास की बातें करते हैं, विकास की सोच रखते हैं, तो हम लोग की सोच होती है, वहां के लोगों की सोच होती है कि कैसे यहाँ पर मल्टीप्लेक्स आए, मेट्रो ट्रेन आए, बुलेट ट्रेन तक की बातचीत होती है। नए नए एमएनसीज आए, बड़ी बड़ी कंपनियां आए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, नए नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यालय, ये सारी बातें होती है। पर हमारे प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद अगर हम लोग विकास की बात करते हैं, तो हमारी सोच सीमित हो जाती है कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल बने, कैसे हमारे घर के सामने एक नली गली बने, कैसे हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर आए। क्यों हमारी सोच यहीं पर सीमित हो जाती है? क्यों हम लोग बड़ी सोच के बारे में कल्पना नहीं कर सकते? हमारे प्रदेश के बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, नोएडा, बैंगलोर, अलग अलग राज्यों में जाते हैं,
और वहां पर सब बढ़िया काम कर पाते। क्यों ये सुविधाएं हमारे बच्चों को हमारे ही राज्यों में नहीं मिलती? दूसरे राज्यों में जाकर आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर के साथ जुड़ते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कई तो ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों में जाकर उद्यमी बनकर न सिर्फ अपना घर परिवार चलाते हैं, बल्कि 100-50 और लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य भी रखते हैं। क्यों ये परिस्थितियां हमें हमारे राज्य में नहीं मिलती? हमारे राज्य के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए। भाई कौन चाहता है अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर करना? पर मजबूरी है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम लोग दूसरे राज्यों में भेजते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को। कोटा जाते हैं हमारे बच्चे, कोटा की परिस्थिति जानिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था हमें बिहार में नहीं मिलती? क्यों बिहार के विभिन्न जिलों को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों बिहार में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स क्रिएट नहीं हो सकते? क्यों बिहार में व्यवसाय के बेहतर अवसर हम लोग को नहीं मिल सकते? कारण सिर्फ एक है कि यहाँ पर ना तो युवाओं को लेकर, ना युवाओं के भविष्य को लेकर कोई नीति है, ना ही किसी में वो कार्य करने की नीयत है। आज मैं क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध करता हूं? भाई मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, और मुझे जो संस्कार दिए गए हैं उसमें मैंने हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है। व्यक्तिगत तौर पर मेरे बड़े से बड़े राजनीतिक शत्रु भी अगर सामने आए, मैं पहुंच उठकर उनका आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि ये संस्कार मुझे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दिए। पर अगर आपकी नीतियां मेरे देश के, मेरे प्रदेश के हित में नहीं है, मेरे युवाओं के हित में नहीं है, तो मैं आपकी नीतियों का भी उतनी ही मुखरता से उसका विरोध करूंगा। मैं नहीं मानता भैया कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। 7 निश्चय किसी प्रदेश के विकास में, क्या नली गली बनाने से प्रदेश का विकास होगा? क्या गवर्नमेंट एजेंडा का हिस्सा हर घर नल का जल होना चाहिए? भाई ये बेसिक बुनियादें हैं, ये मूल बुनियादी जरूरतें हैं। नली गली बनाना, हर घर नल का जल पहुंचाना, ये ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं जो किसी भी सरकार को वैसे भी करनी है। आपको ये कार्य करके देना ही है, पर उससे बेहतर आप हमारे प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं? शिक्षा को लेकर आपकी क्या नीति है भैया? स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या नीति है? रोजगार को लेकर आपकी क्या नीति है? ये सवाल पूछना हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि आपकी गलत नीतियों की वजह से बिहार हर पायदान पर पिछड़ता जा रहा है, हर कदम पर हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। विकास की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर बिहार। और सबसे पहले पायदान पर कहां पर जाता है बिहार? जब अपराध की बात होती है, जब भ्रष्टाचार की बात होती है। भाई मैं तो विपक्ष का हूं, मैं तो अपनी गलत नीतियों पे सवाल उठाऊंगा ही, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और मजबूत विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है। पर अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके साथी तक आप पर सवाल उठाते हैं, जवाब दीजिए उन्हें। जब आपके साथी आपसे सवाल पूछते हैं आपकी शिक्षा नीति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि कभी कभी ताज्जुब भी होता है, भैया 15-16 साल तो आप ही लोग का साथ में है, 20 या 1-1.5 साल अगर छोड़ दिया जाए, जब लालू जी के साथ मुख्यमंत्री जी गए, तो एक लंबे समय तक जो लोग साथ रहे, वही लोग आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वही लोग आपकी शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और न सिर्फ शिक्षा नीति पर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, आरएसएस ने जिस तरीके से अपने मुखपत्र में नीतीश कुमार जी की तमाम नीतियों के ऊपर सवाल उठाए और उनकी नीतियों को हर स्तर पर, हर विभाग में, हर क्षेत्र में उनकी नीतियों को विफल बताने का कार्य किया। यही बात तो हम लोग भी कर रहे हैं भैया, और यही परिणाम है इसका यही कारण है कि आज बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाया। भाई मैं दिल्ली में रहा हूं, मुंबई में मैंने काम किया,
पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? कभी कोई दिल्ली का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? मैं बुजुर्गों को देखता हूं, महिलाओं को देखता हूं, दिल्ली में दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने। क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? पर कैसे मिलेंगी बताइए ना। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं अपनी आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की फ्लाइट कर दिल्ली जाना पड़ता हो ऑपरेशन कराने, तो ये अपने में एक बड़ा उदाहरण है इस राज्य की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। और अच्छा हुआ तो दिल्ली गए मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने, क्योंकि उसी वक्त कुछ लोगों ने मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराया था और उन लोगों की आंखों की रोशनी निकल चली गई थी, आंखें तक उनकी निकालनी पड़ी थी। ये तो व्यवस्था को दर्शाता है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। और आज जब चिराग पासवान इस व्यवस्था पे सवाल उठाता है तो चिराग पासवान को ही समाप्त करने का कार्य किया जाता है। भाई क्या कसूर है चिराग पासवान का? बताए ना मुझे। आज चिराग पासवान को समाप्त करने का, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियां मिलकर रच रही है। क्यों? क्या कसूर है चिराग पासवान का? भाई चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि मैं अपने प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाना चाहता हूं। मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं बिहार में ही बेहतर शिक्षा के अवसर पैदा करना चाहता हूं। मैं बिहार में ही बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करना चाहता हूं। मैं बिहार में किसानों के हालात बेहतर करना चाहता हूं। जो खाद की समस्या से, जो बाढ़ सुखाड़ की समस्या से जो किसान जूझ रहे हैं, उनके हालात बेहतर करना चाहता हूं। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि मैं मजदूरों को उनको उनका उचित मापदंड मिले, इसकी लड़ाई लड़ता हूं। छात्रों की समस्या पूरी हो, 3 साल के कोर्सेज 5-5, 6-6 साल तक चलते हैं, उनके कोर्सेज समय पर पूरे हो, इस बात की आवाज उठाता हूं। यही मेरा कसूर है ना। मेरे इस कसूर की सजा मेरे परिवार को तोड़कर दी जाती है, मुझे मेरी ही पार्टी से बाहर निकाल कर दी जाती है, मेरी ही पार्टी को मुझसे छीन कर दी जाती है, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल कर दी जाती है। मेरा सामान, मेरे पिता की तस्वीरें, तमाम महापुरुषों की तस्वीरों को सड़क पर पैरों तले रोलकर मुझे इस बात की सजा दी जाती है। दीजिए मुख्यमंत्री जी, जितनी सजा देनी है दीजिए। मैं बिहार की लड़ाई लड़ रहा हूं, बिहारियों की लड़ाई लड़ रहा हूं, बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार की खोई हुई अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये बात शायद आप भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना डरने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और घबराता तो मैं किसी के नहीं हूं। जितनी ताकत इस्तेमाल करना है कीजिए मेरे खिलाफ, जितना मुझे प्रताड़ित कर सकते हैं कीजिए मुझे प्रताड़ित। मैं भी सर पर कफन बांध के निकला कि जब तक अपने नेता के सपनों को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। भाई मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों, पिछड़े समाज से आने वाले, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के लिए, जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। मेरे नेता ने जात पात धर्म मजहब से उठकर सबके लिए कार्य करने का उन्होंने प्रयास किया। कौन सा ऐसा विभाग है जिस विभाग में जाकर उन्होंने हमारे प्रदेश के गरीब वंचित लोगों के लिए काम नहीं किया? बीपी सिंह जी की सरकार में जब उन्हें श्रम एवं कल्याण मंत्री के जब उन्हें जिम्मेदारी मिली, उस विभाग में उनसे जितना हो पाया उन्होंने करने का काम किया। भले वो मंडल कमीशन को लागू करने की बात हो, भले वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के तैल चित्र को भारत की संसद, भाई संविधान के निर्माता, आज जब मैं भारत की संसद में दूसरी बार का सांसद हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता
कि मैं एक ऐसी संसद में प्रवेश करूं जो संसद संविधान के आधार पर चल रही है और वहीं पे संविधान के रचयिता की एक तस्वीर तक नहीं है। उस तस्वीर को लगाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनको भारत रत्न दिलवाने का काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। कौन सी ऐसी जाति, ऐसा धर्म प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। जब जब जिस विभाग में गए, उस विभाग में, रेल विभाग में गए हो, स्टील एवं केमिकल उसमें गए हो, कम्युनिकेशन में गए हो, आज ये मोबाइल फोन भैया जो सबके हाथों में दिख रहा है। मुझे याद है जब वो संचार मंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था और उनके बयान का उस वक्त बहुत मजाक उड़ाया गया था उस वक्त के लोगों के द्वारा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब आदमी के हाथ में ये मोबाइल फोन पहुंचे। बैगन के भाव में चाहता हूं कि मोबाइल फोन बिके। और ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया था जब इनकमिंग कॉल में भी आपको 30 रुपया, 32 रुपया आपको पैसा देना पड़ता था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि मोबाइल फोन का दाम इतना कम हो। और आज हकीकत है उनकी सोच। आज गरीब से गरीब आदमी के हाथ में अगर मोबाइल फोन पहुंचा है तो ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है, उनकी सोच है।